डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी होते हैं। इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी है हेलो किसान। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दें कि कॉल्स के साथ साथ अब आप अपने वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं। सीधा आपके वीडियो को भी हम टेलीविजन पर दिखाएंगे और आपके सवाल देश के अन्य किसानों तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है जिस पर हम आपके सवाल लेने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय है फसल उत्पादन व आय बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी की सेहत अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ हो, तो ऐसे में उर्वरकों का सही और उचित इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है या सुधर रही है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज इन दोनों विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही विषय एक दूसरे के पूरक हैं। आप हमें कैसे संपर्क करें, इसके लिए सबसे पहले नजर डालें हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध है, 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कॉल करनी है। निःशुल्क नंबर है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और अपना वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं 8800520717। अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम के दौरान भी अपना वीडियो इस पर भेजिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, जिससे हम कार्यक्रम में दिखाएंगे अन्य दर्शकों तक, हमारे किसानों तक आपकी आवाज़ भी पहुंचेगी, आपका सवाल भी पहुंचेगा। तो हमें पूरी आशा है कि हमारे दर्शक वीडियो कॉल, जो हमने एक वीडियो के माध्यम से एक जो शुरुआत की है कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं सवाल के लिए, इसका स्वागत करेंगे। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, यानी अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे तो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें ईमेल कर दीजिए। अपना सवाल भी हमें ईमेल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो तीनों आपके लिए विकल्प खुले हुए हैं, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उसे अपनाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आज हम मिट्टी की सेहत और उर्वरकों का कैसे आप इस्तेमाल करें ताकि मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहे, अच्छी फसल प्राप्त हो और आपकी आय में वृद्धि हो, क्योंकि अगर फसल अच्छी होगी तभी हमारे किसानों की आय में वृद्धि की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो हमारे खास मेहमान हैं जो आज इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मिलिंद वाडोदकर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप निदेशक हैं भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र सिंह है, जो कि प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आय कैसे बढ़े, और जो हमारा दूसरा विषय है कि जो हमारे उर्वरक है, संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि उर्वरक सिर्फ इस्तेमाल करने भर से ना तो आपकी फसल अच्छी होगी, ना मिट्टी की सेहत बेहतर होगी। उचित सही मात्रा में क्या उसका अनुपात हो, कब डाला जाए, ये तमाम बातें हम आपको आज के कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो मिलिंद सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मिट्टी की सेहत कितनी महत्वपूर्ण है? मिट्टी की सेहत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि का जो भी तंत्र है पूरा हमारा, वो पूरा उसका वो मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी मृदा कितनी, उसकी उर्वरक क्षमता कितनी अच्छी है, उसकी उत्पादक क्षमता कितनी अच्छी है, और उसमें जो जो पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे फसलों को लगती है, क्या हमारी मृदा उस पैमाने पे सही है कि वो पूरे पोषक तत्व हमारे फसलों को दे सके, और साथ ही उसमें जो पानी जो लगता है फसलों को बढ़ने के लिए, तो क्या पानी धारण करने की जो क्षमता मिट्टी में होनी चाहिए कि क्या वो उतनी है। तो ये बहुत सारे ऐसे उसके अंदर पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर ही हमारी मृदा स्वास्थ्य की निर्भरता रहती है। जी, तो बिल्कुल मृदा स्वास्थ्य जो है निर्भर करता है
तमाम बिंदु पर, यानी जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल को साधते हैं, बढ़ाते हैं, उनकी किस तरह से पूर्ति की जाए या फिर कैसा प्रबंधन हो। प्रबंधन से मतलब ये है कि किसको कितना डालना है या फिर नहीं डालना है, उस फसल के अनुसार, उस क्षेत्र या जलवायु के अनुसार इन तमाम बातों को समझते हुए ही हमें ये करना होगा। हालांकि हमारे किसान सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, तकनीक बदल रही है, किस्में बदल रही हैं, जो हम फसलें इस्तेमाल करते थे उनमें जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, तो हमें बदलते दौर के साथ अपने आप को ढालना होगा। उसमें हमारे एक्सपर्ट मदद करेंगे। सर, आपसे मैं उपेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगी, जो हम उर्वरकों के इस्तेमाल तक ही बात को अपनी सीमित कर लेते हैं, लेकिन अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि उनका संतुलित और उचित इस्तेमाल। हर फसल की अपनी ज़रूरत है, हर मिट्टी की अपनी ज़रूरत है। हाँ अंजू जी, देखिए, संतुलित उर्वरक उपयोग ये एक ऐसा शब्द है और ऐसी एक प्रक्रिया आज के समय में है जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब से हरित क्रांति के बाद में जिस तरह से ज़मीन से हमारे पोषक तत्वों का खनन हुआ है, उससे उनका जो संतुलन है वो डगमगा गया है। आप जानते होंगे कि जैसे जितना हम प्रोडक्शन लेंगे फसल से, उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व हमारे ज़मीन से फसल में आएंगे। और देखिए, जब 60 के मध्य के दशक में जब हरित क्रांति थी, उस समय हमारी जो जमीन की जो उर्वरता थी वो कुछ और थी। हर साल वो चेंज होती गई, और जिस तरह से माइनिंग, जो हमारे रिसर्च के डाटा बताते हैं कि 1 मिलियन टन NPK का दोहन हर वर्ष हमारे देश से हुआ है। तो और उसके साथ साथ ही जो 17 पोषक तत्वों की फसलों को जरूरत होती है, एक तरफ तो हमने उत्पादन को बढ़ाया, दूसरा हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी एक साल में जितनी फसल ली जाती है हमने उसकी संख्या बढ़ाई, तो उतना ही हमारा प्रोडक्शन में और एक साल में एक से ज्यादा फसल लेने में हमारे जो जमीन से पोषक तत्वों का दोहन हुआ है, जो सभी 17 पोषक तत्वों का, उतना हम उसी रेशो में हम जमीन में नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल, मतलब हम रिचार्ज नहीं कर रहे मिट्टी को। हाँ, हम रिचार्ज नहीं करें। अब बात आती है कि उस समय जो 70 का दशक था, 80 का दशक था, देखिए उस समय जब हम 1 किलो NPK डालते थे तो हमको 13.5 किलो अनाज की बढ़ोतरी होती थी। वो आज घट के 3.5 किलो तक आ गई है। हमें ये जानना होगा ये क्यों आई, क्योंकि देखिए ना तो NPK में उनकी कोई क्षमता या कार्य क्षमता घटी है, यूरिया में उतनी नाइट्रोजन है, DAP में उतना ही फास्फोरस नाइट्रोजन है, और MOP में उतना ही पोटास है। फिर ये हमारी जो पैदावार है घटी क्यों, ये हमको जानना जरूरी है। और इसका जो रिसर्च करके जो आंकड़े आए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे किसानों ने जो NPK का तो पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया ही नहीं, बल्कि इनमें भी इम्बेलेंस रहा, नाइट्रोजन की तरफ फार्मर ज्यादा रहा, बिल्कुल। DAP फास्फोरस सेकंड नंबर पे रहा और पोटास 3rd नंबर। तो सर, इसीलिए यही हमारा मकसद भी है कि संतुलित इस्तेमाल का मतलब यही, आप देखिए नाइट्रोजन डालते हो तो तुरंत उसको असर दिखाई देता है, तो सोचते हो फसल के लिए वो अच्छा है, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव अलग होता है। वो भी सर आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। खेती किसानी में मृदा स्वास्थ्य काफी महत्व रखता है। फसल उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए मिट्टी का सेहतमंद होना काफी जरूरी है। मिट्टी की सेहत और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए मिट्टी में उचित जल निकास और हवा का संचार होना जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर बनाए रखें। समय समय पर खरपतवार साफ करते रहें। मृदा अपरदन न होने दें। फसल चक्र को अपनाएं। फलीदार फसलों की खेती करें। खेत में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करें। इन सभी कामों के अलावा मिट्टी की सेहत की जांच कराना भी जरूरी है। इसके लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मकसद मिट्टी को उपजाऊ ही नहीं बल्कि गुणवान बनाना भी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपके खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे उसमें कितनी कितनी मात्रा किन किन पोषक तत्वों की है और कौन कौन सा उर्वरक किसानों को अपने खेत में उपयोग करना चाहिए। मिट्टी की सेहत के साथ ही फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में उर्वरकों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन फसलों में उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करना ही अच्छा रहता है।
खेतों में संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल का असर न सिर्फ उपज पर पड़ता है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल का मतलब फसल की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों को समुचित मात्रा और उचित अनुपात में उचित समय पर मिट्टी में उपलब्ध कराना है। दरअसल जिस तरह अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की फसल की खेती की जाती है, उसी तरह अलग अलग फसल या सब्जी के लिए अलग अलग तरह की खाद इस्तेमाल की जाती है। इसलिए फसलों में उर्वरक का उपयोग करने से पहले ये जान लें कि आपके खेत की मिट्टी का गुण क्या है। उर्वरक की मात्रा मिट्टी के पोषक तत्वों पर आधारित होती है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्व मौजूद हैं, तो आपको दूसरे लोगों की तुलना में कम उर्वरक का उपयोग करना होगा। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग ज्यादा मात्रा में और अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को तीनों पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं। इस तरह से अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी और फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए, तो ये दोनों चीजें मिलकर अच्छी पैदावार की गारंटी हो सकती है। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि कैसे उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। और अगर हम सही मायने में किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी लागत को घटाना होगा, क्योंकि लागत घटेगी तो अपने आप में ही वो जो लाभ है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए संतुलित इस्तेमाल से उर्वरकों का उचित इस्तेमाल होगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, जिसका फसल पर भी सही असर पड़ेगा। चलिए बातचीत को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। मिलिंद सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि किसानों की आय उत्पादन भी इससे बढ़ेगा, तो मिट्टी की जाँच के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? मिट्टी के जांच के जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो किसानों को दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम भारत सरकार की है, जिसके माध्यम से किसानों को उनके खेती में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ये इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिलती है। और इसी में जो प्रमुख चीज़ें हैं वो 12 अन्य प्रकार के जो उसके अंदर के पैरामीटर्स है उनका विश्लेषण किया जाता है मिट्टी का, और उसके तहत हमको एनपीके की तो जानकारी मिलती है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिलती है, फिर साथ में हमको पीएच कितना है उसका, उसके अंदर क्षार कितने हैं, और अन्य और ऑर्गेनिक कार्बन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी भी जानकारी हमको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से मिलती है। और इसलिए सॉइल टेस्टिंग और ये सॉइल टेस्ट बेस्ड हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, मतलब खाद की मात्रा हमको कितनी देनी है हमारे खेतों में, उसकी जानकारी हमको मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिलती है, और वो ये इसका लाभ सभी किसानों ने उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो सभी किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और जैसा कि मिलिंद सर पहले तो ये बता रहे हैं कि मिट्टी की जांच कैसे कराई जाती है, मुख्य बातें से जुड़ी कौन सी है। अब मैं सर आपसे समझना चाहूँगी, हमारे साथ दूसरे ख़ास मेहमान हैं उपेंद्र सर, कि आपके पास तो हमेशा फॉर्मूला रहता है पूरा कि उर्वरकों का कैसे इस्तेमाल करें, वो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आप बताते हैं उसे याद रखना बहुत आसान रहता है। हाँ, देखिए, जो हमने एक तो बात होती है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि कितना उर्वरक हमें फसल में डालना है। जी जी। तो इसके लिए 6 R बताई गई हैं। 6 Rs। हाँ, 6 R बताई गई हैं। ज़्यादातर आपको 4 R मिलेंगी, लेकिन अब नए फार्मूले के अनुसार ये 6 R हो गई। तो उसमें सबसे पहला होता है राइट सोर्स, यानी हमारा जो सही स्रोत होना चाहिए कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। वो कौन सा फर्टिलाइजर डालना है वो जैसे सर ने बताया, जो मिट्टी टेस्ट कराएंगे उससे पता चलेगा कि हमारे जो खेत में और हमारी फसल के अनुसार हमें किन तत्वों की ज़रूरत है, तो उनको डालना है। तो हमें सोर्स का सबसे पहले चयन करना है। जी। ये हो गई पहली R। दूसरी R हो गई हमें सही मात्रा, यानी राइट डोज का इस्तेमाल करना है कि हमें जो सोर्स हमने सेलेक्ट किए उनकी हमें कितनी कितनी मात्रा हमारी मृदा उर्वरता को ध्यान में रखते हुए और फसल की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें कितनी मात्रा डालनी है।
जी। तीसरा आर जो है वो है राइट मेथड। देखिए, अगर हमने 2 चरण भी पूरे कर लिए पहले, राइट सोर्स और राइट डोज, और अगर हमने मेथड गलत इस्तेमाल की तो हमारा उतना हमें रिजल्ट नहीं मिल तो सर पाएगा। मेथड क्या होता है? मतलब तरीका तो वही होता है जैसे सब किसान डालते हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं, कुछ लोग स्प्रे करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है अंजू जी। मैं बताता हूं आपको कि जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जी जी, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व, उनका जो नेचर होता है, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। उनको अलग अलग स्वभाव के अनुसार से हमको मेथड चेंज करना पड़ता अच्छा। है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर थोड़ी भी नमी होगी तो वो नमी के साथ पूरे खेत में फैल जाएगा। बिल्कुल। ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि पहले यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद में इरिगेशन करते हैं। ये मेथड साइंटिफिक विधि से गलत बताया गया है। जी जी। सही विधि ये है कि आप पहले पानी लगाइए और जब खेत में पैर टिकने लगे उस पर आप नाइट्रोजन का ब्रॉडकास्ट करिए या उसको इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी लीचिंग के द्वारा नाइट्रोजन का लॉस नहीं होगा। दूसरा, ये समय की जो बात आती है, राइट टाइम ये होता है कि आप टाइम को 2 तरह से परिभाषित करते हैं। एक तो ये है कि क्रॉप के किस स्टेज पर किस टाइम पे इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, समय के जो दिन का जो पार्ट है, सुबह किया जाए, दोपहर में किया जाए या शाम को किया जाए। तो टाइम को जो यूरिया का इस्तेमाल नाइट्रोजन का करना चाहिए वो हमेशा शाम के समय करना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि आप अगर सुबह करेंगे तो दोपहर में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो उड़ के वोलेटिलाइजेशन से ऊपर जाएगा। और अगर आप जो है शाम को करेंगे तो आगे रात्रि होगी, नम जो है टेम्परेचर कम होगा तो वो उड़ेगा नहीं और पूरी तरह से समाहित हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए देखिए ज़्यादा भी लग जाता है कई बार जितनी ज़रूरत है उससे, क्योंकि बहुत कुछ तो इवेपोरेट भी हो जाता है। तो ये आपने अच्छी बात बताई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उन किसानों की जिन्होंने हमें अपनी वीडियो भेजी है या अपने सवालों के वीडियो बनाकर भेजे हैं। हमने नई शुरुआत की है, एक बार फिर से आपको बता दें ब्रेक पर जाने से पहले, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि किसानों ने इससे बहुत इसका स्वागत किया है और आगे बढ़कर वो खुद भाग ले रहे हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा एक वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें मिट्टी के स्वास्थ्य की और साथ ही उर्वरकों का कैसे उचित इस्तेमाल किया जाए। और ब्रेक से पहले हमने इस पर विस्तार से चर्चा की जाना इन विषयों के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे दर्शक है जिन्होंने अपना वीडियो बनाकर भेजा है। तो क्रियानंद जी है नवादा बिहार से, जिन्होंने अपना वीडियो मैसेज भेजा है, सवाल भेजा है। तो आइए सबसे पहले ये सवाल सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं कार्यानंद सिंह, ग्राम चैनपुरा, पोस्ट वारसलीगंज, जिला नवादा का मैं रहने वाला हूं। मैं उत्तम किसान हूं। हम अभी धान का कटाई करवाए हैं और अब गेहूं हम बुनाई कर रहे हैं। गेहूं के उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, मिट्टी के शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें दिशा निर्देश चाहिए। और फिर धान के समय में भी हमको उपजाने के लिए क्या हमको करना होगा, ये भी हमको जानकारी मिलना चाहिए। ये आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमको इसकी जानकारी दिया जाए।
चलिए, 2 सवाल हैं हमारे दर्शक नवादा से जिन्होंने ये वीडियो मैसेज भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवादा से, आपने जो ये मैसेज भेजा हमें। आपके सवाल बहुत और किसानों के भी सवाल होंगे और मुझे लगता है कि सर ये आज के बहुत उचित सवाल है, अभी जो सीज़न चल रहा है उसके अनुसार। तो सबसे पहले तो इन्होंने गेहूं के बारे में जानना चाहा सर, तो बताएं। गेहूं के लिए जो हमारी खाद की मात्रा दी जानी चाहिए वो है 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटेशियम। तो 120, 60, 40 ये जो रेशो है, इस हिसाब से आपको NPK गेहूं के लिए देनी चाहिए। और साथ में हमको जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि 10 से 12 टन गोबर की खाद, जिसको हम हमारा FYM भी कह सकते हैं, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बीज के लिए हमको एजेटोबैक्टर से उसको प्रमाणित करना है, तो बीजोपचार जो है वो एजेटोबैक्टर का जरूरी है। तो ये गेहूं के रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। सर, और ये धान के बारे में भी कुछ जानना चाह रहे थे, और मिट्टी की सेहत कैसे बेहतर करे सर, ये भी जानना चाहते हो उपेंद्र सर। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि ये मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच करने से इनके खेत की जो सही स्थिति है वो उभर कर आएगी। उसके अनुसार ये उनका फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, और जैसा सर ने बताया है गोबर की खाद डालें, और एजेटोबैक्टर बहुत अच्छी बायो फर्टिलाइज़र है गेहूं के लिए, वो डालें। इसके बाद इन्होंने धान की बात करी। धान का देखिए जो फर्टिलाइजर उपयोग है धान की वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है। धान की हाइब्रिड वैरायटी के लिए बहुत अधिक खाद की जरूरत होती है, और जो बासमती है उसके लिए बहुत कम खाद की जरूरत होती है। तो ये मिट्टी की टेस्ट जांच कराएं और उसके अनुसार खाद डालें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें जो कि पूरे भारत में एक समस्या उभर के आई है कि ऑर्गेनिक कार्बन, जो सर ने बताया कि जो 10 से 12 टन जो सड़ी गली गोबर की खाद या कंपोस्ट या FYM डालें, जिससे कि उसमें कार्बन की मात्रा बनी रहे। हम जो एजेटोबैक्टर की बात करते हैं वो एजेटोबैक्टर का असर जब ही होगा जब उसमें कार्बन की मात्रा होगी, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया होते हैं कार्बन इनका फूड होता है, उसी से मल्टीप्लाई होते हैं। ज़्यादातर जो हमें बायो फर्टिलाइजर का रिजल्ट किसानों को देखने के लिए नहीं मिलता है, उसका एक प्राइम रीजन ये है कि उन खेतों में कार्बन की मात्रा कम है, और जितनी वांछित ग्रोथ उनकी होनी चाहिए कार्बन को ग्रहण करके फूड के रूप में उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको पूरा फूड नहीं मिलता है। अब अंजू जी आप मेरे आर रह रहे हैं, वो सर बीच अभी में एक हमारे दर्शक भी रह रहे हैं, पहले उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर साथ ही साथ में अगला जो आ रहा है आपका वो भी हम सुन लेंगे। विपिन है हमारे दर्शक मध्य प्रदेश से, सागर से इन्होंने कॉल किया है। जी विपिन जी बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार, सवाल बताएं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चने की फसल में यूरिया डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि चने की जड़ों में गांठें बनती हैं तो कहते हैं यूरिया नहीं आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या यूरिया डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, अगर नहीं तो फिर कौन सी उर्वरकों की आवश्यकता चने में होती है। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो मिट्टी कम उपजाऊ है वहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कितना लाभ मिल सकता है उस मिट्टी के लिए, अगर चलिए मिट्टी कम उपजाऊ है, ठीक है। अच्छा सर पहले आपका आर भी मुझे लगता है इसी में आपका कवर हो जाएगा। हाँ देखिए ऐसा है कि इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल चने की देखिए ज्यादातर लोग किसान ये नहीं समझते कि फसल के अनुसार हमें एक जो रेशो होता है वो मेंटेन करना होता है। अंजू जी एक नेशनल लेवल पे एक थंब रूल आया कि 4:2:1 का रेशो होना चाहिए NPK में, लेकिन मैं आपको एक वैज्ञानिक के नाते ये बताना चाहूंगा कि ये रेशो फसल के अनुसार बदलता है। ये रेशो एक सीरियल के लिए जो गेहूं और धान है उसके लिए नेशनल लेवल पे एक इजाद किया गया था, जो सबकी वाणी पे आजकल यही है कि 4:2:1। लेकिन जहां पे ऑयल सीड की बात आती है अंजू जी ये हो जाता है 3:2:1। और जैसे ये मेरे मतलब आपकी सरसों हो गई, हाँ ऑयल सीड में सरसों, हाँ सरसों। और जहां पे पल्स की बात आ रही है जो ये हमारे किसान भाई ने बात की है, पल्स में ये हो जाता है 1:2:2। इसमें नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत होती है। वो इसका कारण ये है कि जो हमारी चना है या दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स गांठें होती हैं जो
नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं सिम्बियोटिकली, यानी प्लांट से एक एसोसिएशन रखती हैं। जी 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 बिल्कुल। जो पहले किसान सर ने बताया था गेहूं में एजेटोबैक्टर, वो इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है वो भी यही काम करता है। लेकिन दालों में यूरिया की मात्रा केवल बेसल में एक बार थोड़ी दी जाती है, बहुत कम, उसके बाद में इसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। जी 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 क्योंकि वो तो खुद ही फिक्स करती है। Yes, बिल्कुल। और इनफैक्ट दालों की फसल को तो इसलिए भी लेते हैं ताकि आपको ऊपर से देना ना पड़े नाइट्रोजन दूसरी फसलों के लिए। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये कह रहे हैं हमारे दर्शक विपिन जो है कि वो मिट्टी जो उपजाऊ कम है, मतलब विच आर नॉट वेरी फर्टाइल, उन्हें कैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड या मिट्टी की जांच करके उन्हें फर्टाइल बना सकते हैं, मतलब उपजाऊ बना सकते हैं? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो इसके लिए हमको यह प्रमाणित करना पड़ेगा बाय सॉइल टेस्टिंग से। तो सॉइल टेस्टिंग करने के लिए उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो सैंपल लिया जाएगा खेत से और देखा जाएगा, उसका पृथक्करण किया जाएगा, और हम उसके बाद कह पाएंगे कि सही में आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कम है या उसमें उर्वरकता कम है। तो इसका एक बड़ा पैमाना ये है कि ऑर्गेनिक कार्बन की अगर कमी है हमारे मिट्टी में तो उसको हमको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ा सकते हैं तो हम उसको, हमारा गोबर का खाद है, कंपोस्ट है, इन सारी चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि एक तो पहली बात है आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, क्रॉप रोटेशन रखना है, साथ में मिट्टी का हमेशा ख्याल ये इस ढंग से रखना है कि वो अपने खेत से बह के ना जाए। जब बहुत जोरदार बारिश होती है तो बारिश के संग हमारी ऊपरी मिट्टी जो है वो बह के चली जाती है, उसको अपरदन सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है कि हमारा खेत बंडेड होना चाहिए, मतलब उसको बंडिंग किया जाना चाहिए, ठीक से लेवलिंग होना चाहिए। जहाँ पे लेवलिंग नहीं है तो वहाँ पर भी दिक्कत होती है कहीं, अगर तो इससे मतलब भूमि उपजाऊ हो जाएगी। अगर ये सब कार्य वो करेंगे तो उनकी जमीन उपजाऊ हो सकती है। सर हाँ, देखिए सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पहले उसको सॉइल टेस्ट करनी चाहिए। देखिए वो जो कह रहे हैं किसान एक अपनी भाषा में कि मेरी उपजाऊ क्षमता कम है, जी जी, उसका कारण जानना हमको बहुत जरूरी है। कारण देखिए, एक तो कुछ होता है कि भौगोलिक स्थिति से ही वो उपजाऊ नहीं उस क्षेत्र की मिट्टी। देखिए जब हम सॉइल टेस्ट करेंगे अंजू जी, हमको पता चलेगा। देखो कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक जो सर ने बताया, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो सकता है। नंबर दो, उसका पीएच कितना है, वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, ज़्यादा एल्कलाइन है, ज़्यादा एसिडिक है, उसकी पीएच का पता होना। तीसरा, उसको किस किस न्यूट्रिएंट की उसमें कमी है। अगर न्यूट्रिएंट की कमी भी होगी, सूक्ष्म पोषक तत्व अगर उसमें नहीं है तो भी उसकी उर्वरक शक्ति कम होगी। इन कारणों का जो हमें पता चलेगा वो मिट्टी की जांच से पता चलेगा। उसके बाद में उसमें रिकमेंडेशन दी जाएगी। अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो उसमें खाद डालिए, अगर उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना पड़ेगा। अगर उसकी पीएच हाई है, एल्कलाइन, तो हमें जिप्सम डाल के उसकी पीएच को न्यूट्रल की तरफ लाना पड़ेगा। ये कारण होते हैं, तो इन कारणों का निवारण जरूरी है। जी, एक कॉलर है हरलाल जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हरलाल जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मिट्टी की जांच कहाँ करवा सकते हैं? मिट्टी की जांच कहाँ कराएं? बिल्कुल, ये तो हमें जरूर बात करनी चाहिए। बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन सही बात है कि मिट्टी की जांच कहाँ कराएं। सर, मिट्टी की जांच कहाँ से हो सकती है, और पहले से और अब में सरकार की तरफ से किस तरह से इसकी दक्षता और इसकी संख्या भी बढ़ाई गई है सेंटर्स की? हाँ, तो मिट्टी की जांच कराने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको आपके गांव में जो ग्राम पंचायत है उनसे संपर्क करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके इलाके के जो कृषि अधिकारी है और कृषि संभाग के जो कार्यालय के अन्य कर्मचारी है उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। और वो आपके हर किसान की पहुंच में हो, आसानी से वो जा सके सेंटर पर, इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? मतलब व्हाट आर द अरेंजमेंट्स? नहीं, मतलब किसान जा सकते हैं वहाँ पर। उनके जितने भी मैंने कार्यालय के नाम बताए
उनके साथ बात कर सकते हैं जाके। और कृषि अधिकारी भी अलग अलग जगह पे जाकर मिट्टी का सैंपल लेते हैं। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत तो उसका प्रावधान है कि किसानों के खेतों से जमीन उठाई जाती है और उसको सैंपलिंग नंबर दिया जाता है और उसका पृथक्करण लेबोरेटरी में किया जाता है और फिर बाद में उनको स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। तो यह जो योजना है यह भारत सरकार की योजना विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है और राज्य सरकार का जो पूरा कृषि विभाग है वो इसके लिए संलग्न है और वो कर सकते हैं। साथ ही आप अपने एरिया के जो कृषि सेवा केंद्र है वहां जा सकते हैं, कृषि केंद्र तक भी जा सकते हैं। जी देखिए, हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से मशीन काम करती है। आगे हम बात ये भी करेंगे कि सैंपल्स कैसे कलेक्ट किए जाएं। राजेंद्र सिंह है एक दर्शक उत्तर प्रदेश से, आइए उनका हम सवाल ले लेते जल्दी से। राजेंद्र जी बताएं क्या सवाल है। जी राजेंद्र जी सवाल बताइए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है राजेंद्र जी? जी नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, बताएं सवाल क्या है आपका। मैडम मेरे खेत में मैंने मुर्गों की बीज डाल दी थी। सर समझ पा रहे हैं? पहुंच रही है। क्या डाल दिया आपने खेत में? ये मुर्गों की बीज डाल दी थी, पोल्ट्री खाद। अच्छा बीज जो खाद है, ठीक है। हाँ ठीक है। उससे जो है पोल्ट्री खाद से पीएच बढ़ गया, 11 हो गया खेत का, 11 पीएच मान। पीएच बढ़ गया आपका, ठीक है। और कौन सी फसल लेते हैं आप? ठीक है मैं समझ गई, फसल कौन सी लेते हैं आप? पीएच मान 11 हो गया जी उसका। और उसमें जैसे पानी देते हैं वो एकदम खेत हार्ड हो जाता है। खेत हार्ड हो जाता है। अच्छा सर, एक तो पहले उपेंद्र से ये बताइए कि क्या, जैसे इन्होंने बताया मुर्गी की बीट जो है उसको खाद जो होती है उसका इस्तेमाल, क्या वाकई में पीएच उससे बढ़ता है? पहले सवाल तो ये। और दूसरा कह रहे हैं मिट्टी हार्ड हो जाती है, क्या इस क्योंकि तो ऑर्गेनिक है। देखिए मिट्टी हार्ड, पीएच 11 होने पे मिट्टी हार्ड होती है, ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने मुर्गी की खाद डाली उससे पीएच बढ़ गई। यहाँ कहीं ना कहीं पे कुछ एक गैप है इनकी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि मुर्गी की खाद डालने से कभी पीएच 11 नहीं हो सकती। और अंजू जी एक बात बताऊं, पीएच ऐसी नहीं है कि एकदम से डाला और पीएच बढ़ गई। अच्छा सर, ये भी ध्यान रखें हम सहारनपुर से हैं ये। हाँ मुझे मालूम है सहारनपुर से हैं। इनको पीएच का इतना जो है पीएच जांच करवाया होगा इन्होंने, लेकिन असली कारण मुझे नहीं लग रहा कि मुर्गी की खाद डालने से ये बढ़ा है, क्योंकि इतनी खाद इन्होंने डाली नहीं होगी कि इतना पीएच बढ़ जाए। इतना नहीं बढ़ सकता कभी भी, और मिट्टी का पीएच इतनी जल्दी बढ़ता भी नहीं है। अच्छा। और ना ही घटता है इतनी जल्दी। मतलब ये लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा, इसमें सालों लगते हैं, 10 सालों लगते हैं इसको बदलने में। तो मुझे नहीं लगता ये किसान भाई किसी आसपास के कृषि वैज्ञानिक से ये सलाह करें और अच्छी तरह पूरी जांच करवाएं चीज की। और इसको पीएच को घटाना बहुत जरूरी होता है, ये 7 के आसपास रहना चाहिए अगर फसल को और मृदा को स्वास्थ्य बनाना है तो। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। राजेंद्र जी देखिए, मेरे मन में भी ये आशंका थी कि मुर्गी की खाद से कैसे पीएच बढ़ सकता है। तो पहली बात तो ये, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ही कह रहे हैं कि ये वजह नहीं हो सकती है, कहीं कुछ और भी है। तो एक बार फिर से आप जांच कराएं और उसके बाद इसको घटाने के, इसमें पानी का भी रोल हो सकता है और दूसरे भी और कारण हो सकते हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे मिट्टी की सेहत को स्वस्थ करें, बेहतर करें और उर्वरकों का कैसे अच्छा इस्तेमाल किया जाए, उचित इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, कुछ दर्शक हमें कॉल करके बता रहे हैं, कुछ अपने वीडियो मैसेज भेज रहे हैं। तो एक ऐसे ही हमारे बहुत ही जागरूक और प्रोग्रेसिव दर्शक हैं, किसान हैं, जो कि अक्सर हमें कॉल करते थे और आज हम कई वर्षों बाद उनका वीडियो देखेंगे। उन्हें देखेंगे कि नंद स्वरूप मिश्रा जी कौन है, बाराबंकी से जिन्होंने वीडियो भेजा हमें उत्तर प्रदेश के। तो आइए देखते हैं उनका सवाल भी। हाँ, मैं नंद स्वरूप मिश्रा
बाराबंकी विकास सूरतगंज गांव बसौली पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारा मृदा स्वास्थ्य है, मिट्टी हमारी है, इसको सेहतमंद रखने के लिए हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए जिससे हमें खाद उर्वरक कम डालना पड़े, पैदावार अधिक हो, तो ऐसी कौन सी हमें व्यवस्था करनी चाहिए? तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, देखिए पहली बार इन्हें हमें देखने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद नंद स्वरूप जी, आपने वीडियो भेजा। आप अक्सर कॉल करते हैं और आपके सवाल जो होते हैं वो बहुत अच्छे सवाल होते हैं और बहुत सारे दर्शक जो आपके सवालों के माध्यम से जवाब सुनते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो सर, मिट्टी की सेहत को कैसे बेहतर किया जाए, मुझे लगता है ये दोनों के हमारे दर्शकों हमारे जो दर्शक हैं दोनों एक्सपर्ट उसका जवाब दे पाएंगे। जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम नंद स्वरूप जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। जो आपका ही केवल ये सवाल नहीं है, ये हमारे लाखों किसान हैं जो लोग हमेशा हमको ये सवाल पूछते हैं कि कैसे उर्वरकता उनकी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाए। तो सर्वप्रथम यह है कि आपको अपने सॉइल टेस्ट कराना है, आपके मिट्टी की जांच करानी है। उसके पश्चात आपको सही ढंग से खाद का इस्तेमाल करना है और आपको संतुलित खाद का इस्तेमाल करना है और उसमें आपको गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, इन सब का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपके मिट्टी पर करना है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपकी मिट्टी लेवल हो, मतलब ज़मीन लेवल हो, आपकी खेत में अच्छे तरह से बंडिंग किया गया हो और जो भी पानी के द्वारा जो अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, उसके लिए आपको ठीक अलग अलग जगह पे ट्रेंचेस भी बनानी है। फिर आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपकी जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह न जाए, वो वहीं स्टोर होए। और साथ में ये भी हमको देखना है कि हम जल प्रबंधन और साथ ही मृदा संसाधन का भी संवर्धन हम कैसे करें, इसका हमें ख्याल करना है। जी जी बिल्कुल। नंद स्वरूप मिश्रा जी का ये सवाल था उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। हाँ। और दर्शक जो हमें देख रहे हैं हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी ऐसे ही वीडियो भेजिए। और बहुत अच्छा वीडियो भी था उनका हरा भरा खेत भी दिखाई दे रहा था। हाँ। तो हम जो कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों तक सलाह पहुंचाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि उसका लाभ भी हो रहा है। एक और कॉलर है सर, हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, पारस जी हमारे साथ है जौनपुर उत्तर प्रदेश से। पारस जी सवाल बताएं। हेलो। हाँ जी सर, सवाल बताइए। नमस्कार पारस जी। सर, हमारी जो मिट्टी है ना एकदम ऊसर है, वो कैसे सुधरेगा? अच्छा, ऊसर मिट्टी है। हेलो सर। हाँ समझ गए। पीएच कितना है? 8.5 से ऊपर। पीएच कितना है पारस जी मिट्टी का, आपने जांच कराया कभी? हाँ। पीएच उसमें कुछ पैदा नहीं होता है। नहीं। हाँ। तो उसको सुधारने के लिए क्या करूं सर? अच्छा, पीएच जांच नहीं कराई जी। देखिए पारस जी, आप अपनी मिट्टी का सबसे पहले आप टेस्ट कराइए और टेस्ट में पीएच जरूर टेस्ट कराइए। पीएच अगर आपका पीएच 8.5 से ज़्यादा है तो आपको उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सॉइल आपकी एसिडिक है, 5.5 से नीचे है, तो आपको उसमें चूने का इस्तेमाल करना पड़ेगा पीएच बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ जब आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत सारे और भी अलग पैरामीटर पता चलेंगे। और ऊसर भूमि को सबसे अच्छा सुधारने का तरीका होता है, आप उसमें हरी खाद करिए, आप उसमें गोबर की खाद डालिए, उसकी गहरी जुताई कीजिए। और सबसे पहले अगर उसमें ज़्यादा पीएच है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको गहरी जुताई करके उसमें पानी भर के, और उस पानी में सोडियम आ जाता है ऊपर, उसको निकालने की व्यवस्था कीजिए। तो इसकी एक प्रॉपर व्यवस्था है। और इसमें सबसे पहले बरसिम या धान बोया जाता है जब इसको सुधारते हैं। और ज़्यादा, क्योंकि आपको हमारे यहाँ बताने से आप नहीं कर पाएंगे, आप जो आपके स्थानीय कृषि वैज्ञानिक हो या कोई सॉइल साइंस के मृदा के कोई वैज्ञानिक हो, उनको साथ लेके आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप योजना बनाइए अपनी जमीन को सही करने की। बिल्कुल। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं, सही कहा हमारे अभी के विशेषज्ञ ने कि बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया है कि ऊसर भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो ये ऊसर प्रबंधन आप अच्छी तरह से कीजिए तो आपकी मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल। उपेंद्र जी, अब आपका कितने आर बाकी है सर? हाँ देखिए, 3 आर रह गए थे। 3 आर रह गए थे। तो उस समय मैंने बता दिया, राइट सोर्स,
राइट डोज और राइट मेथड में भी आधा रह गया था, केवल नाइट्रोजन बता पाया था। जी। देखो नाइट्रोजन की होती है बड़ी मोबाइल नेचर होती है, वो कहीं भी चला जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी भी नमी होगी। असली जो है मुद्दा है वो है फास्फोरस का। फास्फोरस के प्रबंधन के काफ़ी चैलेंजेज हैं। नंबर 1 तो फास्फोरस जहाँ पे डाल दोगे वहीं पड़ा रहेगा। तो अंजू जी अब कहाँ डालना चाहिए फर्टिलाइजर जहाँ पे हमारी जड़ जाए वहाँ डालना चाहिए। तो ये जो है बेसल डोज में बुआई के समय डाला जाता है और बीज के नीचे डाला जाता है। तो ये तो मेथड की बात हो गई जो आप कह रहे थे। अगर इसको हम ऊपर नाइट्रोजन की तरह डाल देंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा और जड़ों को नहीं मिलेगा और इसकी कार्य क्षमता बहुत ही नीचे चली जाएगी। और दूसरी बात, इसका फिक्सेशन बहुत होता है। फिक्सेशन का मतलब जितना हम अगर 100 किलो फास्फोरस डालेंगे उसमें से केवल 15 से 20 किलो हमारी फसल को मिल पाता है, जबकि नाइट्रोजन के केस में 30 से 40 किलो मिलता है। जी। तो उसके लिए और हमें ये जरूरी बन जाता है कि जहां हमारी जड़ें जाएं वहां पे ये फर्टिलाइजर मिलना चाहिए। ये होता है मेथड का महत्व। अब आ जाइए पोटास पे। पोटास का देखिए आधी रिकमेंडेशन डालिए आप बेसल में और आधी डालिए, अगर आपका जैसे गेहूं और धान है उसमें पोटास की पूरी मात्रा पहले डाल सकते हैं, लेकिन जिन क्रॉप में जैसे गन्ना हुआ और जैसे पोटैटो आलू हुआ जिनमें अर्थिंग अप होता है उसमें आधी मात्रा आप बेसल में डालिए और आधी मिट्टी चढ़ाने से पहले डालकर मिट्टी चढ़ा दीजिए। ठीक है सर, एक कॉलर है सर, जल्दी से ले लेते हैं। अनूप कुशवाहा जी हैं, आइए बात करते हैं। अनूप जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है, गेहूं में अमोनिया लगे उसमें क्या फिर से बताएं सवाल, ठीक से आवाज नहीं पहुंच पाई आपकी, हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए। जो अपना गेहूं बोवा है उसमें जमोनिया पे क्या क्या डलवाना खाद के बोल रहा है? मिलिंद सर नहीं समझ नहीं पा रहे हैं हम। गेहूं में क्या है फिर से बताइए। जमोनिया पे क्या क्या डलवा दे उसमें, मतलब 20 दिन बाद खाद कौन कौन से डलवा दे? आप अपना टीवी के पास है, ऐसा है, टीवी से दूर जाकर अपना आप अनूप जी पहले टीवी से दूर हो जाएं या फिर टीवी बंद कर दें, पहले वॉल्यूम उसका बिल्कुल बंद कर दें। जी। हाँ, अब बताइए गेहूं के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं, गेहूं में कौन कौन सा खाद डलवा दें? खरपतवार कौन कौन सा खाद लगाएं ये पूछ रहे हैं। खाद लगाएं या खरपतवार, क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं खाद डालना है 20 दिन के बाद, 21-20 दिन के बाद। तो आप खरपतवार के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं खाद कौन सी डाले? अच्छा ठीक है, हाँ जी सर। खाद देखिए आप गेहूं का अब देखिए बोने का समय तो लगभग निकल गया है। अब जो बुआई के समय खाद डाल दिए होंगे आपने, डाल दिए होंगे, लेकिन अब जो आपकी खड़ी फसल है आप उसमें जो बुआई के 25 दिन से लेकर 30 दिन के बाद में पहली सिंचाई कीजिए और उसमें नाइट्रोजन की दूसरी डोज जो कि 2/3 होती है, यानी 1/3 आपने दे दी होगी पहले, 1/3 अब देंगे, 1/3 आपको देना है जब टिलरिंग की पूरी रूट इनिशिएशन स्टेज होती है, ग्रोथ होगी पूरी, उस समय आपको देना होता है। ये बात हो गई नाइट्रोजन की। जैसे हमने फास्फोरस और पोटास की बताई, वो आपने, हमें उम्मीद है कि बेसल में डाल दिया होगा। अब आप आते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अगर आपकी नई पत्तियों पे आपको पीलापन दिखाई दे, देखिए जो सल्फर होता है, सल्फर की कमी आती है नई पत्तियों पे, नाइट्रोजन पे पीलापन आता है पुरानी पत्तियों में। आप ये ध्यान रखें कि अगर नई पत्तियों में पीलापन आता है तो सल्फर का स्प्रे कीजिए आप, क्योंकि आपने बेसल में मुझे नहीं मालूम डाला या नहीं डाला। उसके बाद में जो जिंक या आपका बोरोन, इनका स्प्रे, या आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का NPK 19-19-19 का एक स्प्रे ग्रोथ के स्टेज पे कर सकते हैं। जी। आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और सर जो आप ये अपने 6 R's बता रहे हैं, मैं तो इन्हें कहूँगी मैजिक R हैं जिन्हें हमारे किसानों को बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में,
तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर या फिर उर्वरकों को लेकर तो ज़रूर हमें कॉल करें, या फिर अपने सवाल अपने वीडियो भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम साथ ही साथ स्क्रीन में आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। ईमेल करें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका हम जल्दी से कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, इसमें खरपतवार अनुपम कुशवाहा जी बताएं, सवाल बताइए। गेहूं में खरपतवार अनूप जी, अच्छा गेहूं में खरपतवार। सर देखिए, गेहूं में खरपतवार एक तो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक गेहूं का मामा होता है जो बाली होती है, उसके कंट्रोल के लिए आप ये आइसोप्रोट्रोन दवा होती है, उसको आप डाल सकते हैं। तो ये अच्छी कंपनी की डालिए और बिल्कुल गुणवत्ता सही होनी चाहिए। ये 2 ही खरपतवार ज़्यादातर होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले में आपका बथुआ होगा, कासनी होगी, ये होगा, सब होगा। तो उसमें 2,4-D और आइसोप्रोट्रोन जो है उसके लिए गेहूं के मामा जो कहते हैं या गेहूं सा कहते हैं, वही मेन खरपतवार है। और इसके अलावा कोई ज़्यादा खरपतवार उसमें नहीं होते हैं। जी जी। अब डॉक्टर मिनिल, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम मिट्टी की सेहत की बात कर रहे हैं सर, इसमें ये तरीका क्या होता है, क्या सही विधि है जिससे हमारे किसानों को जानना ज़रूरी है कि कैसे वो अपना सैंपल लेकर जाएं लैब तक? देखिए, आपको सैंपल पहले तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत अधिकारीगण ही आपके खेत में आएंगे और वो सैंपल लेंगे और लेकर फिर जाएंगे। पर अगर आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच करनी है तो उसका एक ये तरीका है कि आपको एक आपका जो खेत है उसके 5 विभिन्न भाग आपको करने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। और वहाँ से आपको सैंपल उठाना है। और सैंपल उठाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आपको 20 सेंटीमीटर तक, या फिर प्लाव लेयर बोलते हैं कि हमारा जो प्लाव है वो कहाँ तक मिट्टी में जाता है, वो 20 सेंटीमीटर तक जनरली जाता है। तो वो जो सरफेस सैंपल है तो वो सैंपल हमको उठाना है, मिट्टी उठानी है वहाँ की। और ये 5 जगह से मिट्टी उठा के एक जगह इकट्ठा करनी है, उसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद में उसमें से हमको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम जिनको कहते हैं वो आपको उठाना है और वो बैग में भरकर उसको लेबलिंग, नंबरिंग करके फिर सॉइल टेस्टिंग लैब में वो पहुंचाना है। तो इस तरह से आपको ये प्रोसीजर आपको लेनी है। और साथ में ये आपको देखना है कि आप मिट्टी का सैंपल कब लेंगे। तो आपको जनरली हमारे समर सीजन में लेना है, जब हम उसमें कोई फसल नहीं है तब। अच्छा। और कोई पेड़ के नीचे का सैंपल हमको नहीं लेना है, मतलब कोई बहुत बड़ा पेड़ है आपके पास आपके खेत में, उसके नीचे से नहीं लेना है। आपको खुली हवा में वो जो खेत है हमारा वहाँ से सैंपल इकट्ठा करना है। और ये भी देखना है कि हमको ऐसे ज़मीन से नहीं लेना है जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो या फिर कहीं अन्य तरीके की समस्याएं जहाँ पर हो, बहुत ढलान हो, तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं कहलाएगा। तो हमको ऐसे जगह से सैंपल लेना है जो सही रहेगा। बिल्कुल। एक सर सवाल भी आया हमारे पास, एक व्हाट्सएप सवाल आया है, वो भी ले लेते हैं। और साथ ही उसके बाद एक कॉल आई है, वो भी ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह है, इनका कहना है कि इन्हें अपनी मिट्टी की जांच करानी है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना है, तो कैसे बनवाएं? ये एक नरेंद्र जी का है। और दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं कॉल पर। हेलो हेलो। हरेंद्र प्रताप प्रजापति, अरविंद प्रताप जी हैं प्रजापति जी, जिन्होंने हाँ जी सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल बताएं अरविंद जी। गुड मॉर्निंग मैडम। सर गुड मॉर्निंग। जी सर। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि अपन प्रवाही जीवामृत बनाते हैं तो उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? सवाल नहीं समझ आया। टीवी के पास बैठे जब ये चक्कर है। अरविंद जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। ये अपन प्रवाही लिक्विड जीवामृत बनाते हैं तो उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? क्या बनाते हैं? जीवामृत। अच्छा ठीक है, जीवामृत। ठीक है, जीवामृत के बारे में जाए ठीक है। वो देखिए जीवामृत पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें। हाँ अरविंद जी देखिए, जीवामृत आप बहुत अच्छा नाम लिया है आपने, है जीवन भी है इसमें, अमृत भी है। तो इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जितने पौधों को जरूरत होती है। इसमें कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं होता जो इसमें ना हो, क्योंकि जीवामृत जो बनाया जाता है वो प्लांट से ही बनाया जाता है। चाहे वो प्लांट का सीड यूज करें आप, चाहे उसका जो है गोबर यूज करें गाय का, इस तरह से उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि वो पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इरिगेशन वाटर के साथ बार बार जीवामृत को देने की जरूरत होती है। जी सर, अभी आपके आर बाकी। हाँ आर बस मैं समराइज करता हूँ। तो मैं 4 आर मैंने बता दिए, राइट सोर्स, राइट डोज, राइट मेथड मैंने बता दिया, राइट टाइम भी मैंने बता दिया। अब मैं 5वें आर पे आता हूँ जो होता है राइट कॉम्बिनेशन। ये किसान भाई बड़े ध्यान से सुने, राइट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। कुछ पोषक तत्व होते हैं, 2 पोषक तत्व जिनकी बड़ी अच्छी मित्रता होती है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनको डालना चाहिए एक साथ। कुछ दुश्मन होते हैं जो अगर आपने एक साथ डाल दिए कोई सा भी आपके पौधे को नहीं मिलेगा। जैसे डीएपी के साथ में कभी भी जिंक सल्फेट किसान भाइयों मत डालिए, क्योंकि जिंक और फास्फोरस मिलकर जिंक फॉस्फेट बनाएगा जो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। ना आपके खेत को फास्फोरस मिलेगा ना जिंक मिलेगा। और अंजू जी ये छठा आर होता है राइट वाटर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर की दक्षता की हम कल्पना नहीं कर सकते जब तक उसका वाटर मैनेजमेंट सही नहीं होगा। वाटर मैनेजमेंट सही समय पे फर्टिलाइजर के अनुसार हमें लगाना होगा। ये 6 आर को जानना, जिस किसान भाई ने इनको अच्छी तरह से अपना लिया उनकी फसल बहुत अच्छी होगी और मृदा स्वास्थ्य भी बना रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं तो फिर से कहूँगी कि जो ये 7 आर बताए आपने बहुत आसानी से 6 आर में अगली बार मुझे लगता है 7 भी हो जाएंगे, क्योंकि आज जितने बार आते हैं नए आर आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद सर आपका भी, उपेंद्र जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय को इतने अच्छे से आपने समझाया। और हमें पूरी आशा है कि दर्शकों को भी इससे लाभ होगा। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अब हमने कार्यक्रम में फॉर्मेट में बदलाव किया है। ना सिर्फ कॉल, ना सिर्फ आपके टेक्स्ट मैसेज, बल्कि अब हम आपके वीडियो मैसेज भी लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने वीडियो सवाल भेजिए, और सवाल जो हमारा अगला अंक होगा उसके अभी से बना लीजिए ताकि हम उन्हें अपने कार्यक्रम में कंपाइल कर सकें। तो विषय क्या है अगला, आइए उस पर नज़र डालते हैं। अगला हमारा विषय रबी फसलों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये विषय है इस वक्त के अनुसार। तो हर किसान के मन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा। तो फिर से हम कहेंगे कि अगर आप अपने कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से हम आपकी कॉल्स ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि विजुअल माध्यम हमारे किसान भी काफ़ी उससे सहज हैं, तो अपने सवाल वीडियो बना करके इस विषय से जुड़े हुए इस नंबर पर, देखिए व्हाट्सएप नंबर है 8800520717, इस पर वीडियो बनाकर आप भेजिए। कोशिश कीजिए कि अपने बातों को कम शब्दों में कहें, ऐसी जगह से वीडियो बनाएं जहां पर लाइट ठीक हो, ज़्यादा आसपास शोर ना हो, ताकि आपके सवाल को हम सुन सकें। अपना नाम बताएं, अपने क्षेत्र का नाम बताएं और अपना सवाल उसमें बताएं। आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। अपने सवाल आप हमें ईमेल करें। तो जो हमारा पारंपरिक तरीका था वो तो आपके लिए उपलब्ध है ही, और टोल फ्री नंबर आप जानते ही हैं 1800-1130-60, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आपको अपने फ़ोन से, इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधे आप हमारे कार्यक्रम पर पहुंच जाएंगे, हेलो किसान पर। आज के कार्यक्रम को आप फिर से देख सकते हैं। आप दूसरे लोगों तक भी हमारा कार्यक्रम शेयर करें, और जिन दर्शकों ने अपनी वीडियो कॉल हम तक भेजी है वो भी ज़रूर देखें, उसको भी अपने स्टेटस पर लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
हैं।